नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 41वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। पिछले 5 वर्ष के दौरान, पिछले 5-7 वर्ष के दौरान एसजीपीसीआई ने अपनी समय के उस प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है और अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ एसजीपीसीआई ने अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के साथ हम खड़े रह सकें, इसके लिए जिस विजन के साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहां के सभी कार्मिक और यहां के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के संस्थान को आज जिस नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, आज वे डिपार्टमेंट यहां पे खुल रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने भी विभाग से भी कह रखा है, साथ साथ एसजीपीसीआई से भी कह रखा है कि भाई हेल्थ सेक्टर में जो कुछ भी नया हो सकता है उसको लाने के लिए, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने के लिए हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा, जुटना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर वो परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिले हैं और संभवतः देश का ये पहला चिकित्सा संस्थान होगा जिसको सीएसआर से लगभग 500 करोड़ रुपए भी इस दौरान प्राप्त हुए हैं, जिसमें सालोनी फाउंडेशन के साथ साथ यहां पे पेशेंट के अटेंडेंट के लिए जो सुविधा बनने जा रही है, इन सबको मिला लें तो यह अपने आप में नई उपलब्धि संस्थान ने अर्जित की है। उत्तर प्रदेश जैसे देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य का मानक क्या होना चाहिए? मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? यह मानक न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में अब एसजीपीसीआई तय कर रहा है और बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हो हल्ला के एसजीपीसीआई ने इस यात्रा को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और इसीलिए इस शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपकी शुभकामनाएं देता हूं। याद रखना, स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वस्थ होने का अधिकार है और स्वस्थ होने का इस अधिकार से कोई व्यक्ति या कोई सरकार उसे वंचित नहीं कर सकती। अच्छी बात है कि हम उसको सही दिनचर्या के लिए प्रेरित करें, उसका रहन सहन, उसका खान पान, इन सब के लिए बोलें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं और उनको भी हम बाहर नहीं कर सकते। दूसरा, व्यक्ति की प्रकृति भी इस पर निर्भर करती है, पता नहीं कौन सी प्रकृति का है, तो वह व्यक्ति उसके अनुरूप ही आचरण करेगा। लेकिन तब भी समुदाय का और समाज का दायित्व बनता है कि उसको भी हम सही मार्ग पर ले चलने की व्यवस्था करें। और एसजीपीसीआई वास्तव में
इन सभी को प्राप्त कर सकता है। 550 एकड़ क्षेत्रफल में आपका व्यापक बृहद परिसर फैला है। इसमें भी हम लोग और कुछ भी नया कुछ दे सकते हैं। लोगों के लिए स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का और बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभी तक आप रोबोटिक्स का ही उपयोग करके सर्जरी में उसका उपयोग कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मेडिकल फील्ड में और बेहतर बनाने की दिशा में कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अब आ गया है कि जिसका एक बड़े केंद्र के रूप में SGPCI को हमें आगे बढ़ाना है। उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की एक बार फिर तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें देर रात इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि लालकृष्ण आडवाणी को ICU में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी की पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। बीते 4 से 5 महीनों के भीतर लालकृष्ण आडवाणी करीब चौथी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इससे पहले उन्हें अगस्त महीने में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी मिली है कि लालकृष्ण आडवाणी पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी साल उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते राष्ट्रपति भवन के आयोजन में नहीं पहुंच सके। उन्हें आवास पर ही भारत रत्न दिया गया था। भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो बार्टोनी ने IANS एजेंसी को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी एक असाधारण राजनेता हैं जिनमें लोगों से रिश्ते बनाने की असाधारण क्षमता है। एजेंसी को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि मजबूत नेतृत्व के मामले में इटली के PM जियोर्जिया मेलोनी और PM मोदी एक समान हैं। इसी के साथ एंटोनियो ने पिछले एक दशक में भारत की विकास गाथा की सराहना की है। वे कहते हैं कि भारत कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति कर रहा है, जो कि इसकी तेज आर्थिक वृद्धि से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और भारत का लोकतंत्र काफी विशाल है। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और सर्वशक्तिशाली लोगों में से एक माने जाते हैं। वहीं मेलोनी ने इस सप्ताह यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया गया था। PM मोदी असाधारण राजनेता करार दिए गए हैं। मेलोनी और मोदी एक समान, यहां उन्होंने बताया। एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में मोदी को असाधारण व्यक्तित्व के धनी और सर्वशक्तिशाली बताया गया है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations.
Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मेरा नाम बबीता पांडे है। मैं 47 एज की हूँ। तो मैम आपको क्या कुछ बीमारी थी, आपने क्या कुछ ट्रीटमेंट फॉलो किया? जी मैम, मुझे आर्टिकेरिया है और कुछ हार्ट में भी प्रॉब्लम है। और दवाइयाँ आपने कौन कौन सी इस्तेमाल की हैं और ये बीमारी आपको कितने वक्त पुरानी है? बीमारी मैम ये 25 ईयर से है मुझे। और दवाइयाँ इस समय मेरी A केयर चल रही है, B केयर चल रही है, तुलसी प्लस चल रही है। कैसा महसूस कर रही हैं? आराम है आपको? हाँ जी, आराम है मुझे। जी, तो हकीम साहब को लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, बस उनकी दवाइयाँ इसी तरह फायदा करती रहें और उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों का ख्याल रखते हैं वो इतना। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने प्रयागराज को तोहफा देते हुए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया। इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है,
जो महात्मय है उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। पिछले कुंभ में भी मुझे संगम में स्नान करने का सौभाग्य मिला था और आज इस कुंभ के आरंभ से पहले मैं एक बार फिर मां गंगा के चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मैंने
संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैंने सरस्वती कूप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। आज यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ
एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, सार्थार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद बुलेटिन में मेरे